नमस्कार। आज हम बिहार की राजनीति और सत्ता के उस जटिल ताने बाने पर बात करने वाले हैं जहां ताकत, विवाद और टिके रहने की कहानियां वो अक्सर साथ साथ चलती हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें दो बहुत अलग लेकिन शायद अंदर से जुड़ी हुई कहानियों की तरफ ले जाते हैं। एक तरफ एक ऐसे राजनीतिक हस्ती की कहानी है जो अपने दबदबे और विवादों दोनों के लिए जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ है 90 के दशक का एक ऐसा मामला जिसने उस समय की कानून व्यवस्था और सामाजिक चुनौतियों पर बहुत गहरे सवाल खड़े किए थे। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा क्या है? इन स्रोतों के जरिए हम बिहार की राजनीति के कुछ पेचीदा पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ बाहुबल मतलब मसल पावर, फिर जातिगत समीकरण, अपराध के आरोप और न्याय व्यवस्था, ये सब कैसे एक दूसरे से गुथे हुए से लगते हैं। सही बात है। शुरू में ही कुछ बातें हैं जो ध्यान खींचती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे कोई व्यक्ति जिस पर इतने गंभीर आपराधिक आरोप हों वो बार बार चुनाव कैसे जीत सकता है, यहाँ तक कि जेल में रहते हुए भी। ये अपने आप में एक पहेली लगती है। और फिर वो 90 के दशक वाला मामला, एक हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ा अपराध जिसने उस वक्त की व्यवस्था पर बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। चलिए इन दोनों कहानियों को थोड़ा खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। और ये दोनों ही मामले अपने अपने तरीके से बिहार की जमीनी हकीकत और सत्ता के जो समीकरण हैं उनकी कई परतें उघाड़ते हैं। हाँ। पहला फोकस, जैसा आपने कहा, अनंत सिंह पर है, जिन्हें छोटे सरकार भी कहते हैं। मोकामा के एक बेहद ताकतवर और विवादास्पद नेता। और दूसरा मामला चंपा बिस्वास से जुड़ा हुआ, एक ऐसी घटना जिसने 90 के दशक में बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, बहस छेड़ दी थी और आज भी उस दौर के एक प्रतीक की तरह याद की जाती है। तो चलिए पहले अनंत सिंह की ही बात करते हैं। छोटे सरकार, ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना। बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक हाल ही में उन्होंने फिर से मोकामा सीट के लिए नामांकन भरा है, अपने इतने विवादित इतिहास के बावजूद। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि वो पहले जेल में रहते हुए भी इसी सीट से चुनाव जीत चुके हैं। हाँ, ये सच है। ये कैसे हो पाता है? किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कैसे मुमकिन है? देखिए, इसका जवाब समझने के लिए ना हमें थोड़ा उनके बैकग्राउंड और उस इलाके के माहौल में जाना होगा। अच्छा। अनंत सिंह का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1967 को। पटना जिले में ही बाढ़ ब्लॉक का नदवा गांव है। और वो भूमिहार समुदाय से आते हैं, जो उस इलाके में आप कह सकते हैं सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी प्रभावशाली माना जाता है। उनके पिता चंद्रदीप सिंह, माँ बच्ची देवी, 4 भाई थे, ये सबसे छोटे थे। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि उनके जो बड़े भाई थे दिलीप सिंह, वो पहले से राजनीति में थे। 90 के दशक में मोकामा से विधायक भी रहे, मंत्री भी बने। तो परिवार में राजनीति पहले से थी। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, कार्नेगी एंडोमार्क फॉर इंटरनेशनल पीस का एक एनालिसिस है। अच्छा। वो ये कहता है कि अनंत सिंह का जो उदय हुआ ना, वो असल में उनके भाई दिलीप सिंह, उनके पहले से बने दबदबे से जुड़ा हुआ है। अच्छा। ऐसा कहा जाता है कि अनंत सिंह ने राजनीति में सीधे आने से पहले अपने भाई के, एक तरह से कहें तो, सहायक या बाहुबली के तौर पर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। वो ताकत जो भाई ने राजनीति से पाई, अनंत सिंह ने उसे जमीन पर उतारा, कह सकते हैं। मोकामा और बाढ़ का इलाका, स्रोतों में इसका भी जिक्र है कि ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से जाति आधारित संघर्षों का गवाह रहा है, खासकर भूमिहार और राजपूत, मतलब अगड़ी जातियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई। हाँ। और यहीं पर बाहुबली राजनीति की जड़ें भी काफी गहरी बताई जाती हैं। तो क्या अनंत सिंह का उभार इसी माहौल की देन है? काफी हद तक, हाँ। उनकी छवि को लेकर भी स्रोतों में बड़ी, मतलब 2 तरह की बातें हैं। कहीं उन्हें रक्षक बताया गया है तो कहीं बाहुबली। बिल्कुल। एक लोकल रिपोर्टिंग का जिक्र है जिसमें कहा गया, इलाके में उनकी छवि रॉबिन हुड जैसी थी। कभी वे साड़ियां बांटते थे तो कभी जरूरतमंदों के लिए बड़े भोज करवाते थे। इस दोहरी छवि को थोड़ा और समझना पड़ेगा। ये रॉबिन हुड वाली छवि कैसे काम करती है? हाँ, ये दोहरी छवि उनके राजनीतिक रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा लगती है। अच्छा। एक तरफ कानून तोड़ने के गंभीर आरोप, दूसरी तरफ अपने समर्थकों और खासकर अपने समुदाय के लोगों के बीच एक मसीहा या संरक्षक वाली छवि। जहां तक उनके राजनीतिक सफर की बात है, वो इसी जटिल माहौल में आगे बढ़ा। देखिए, 2005 में पहली बार मोकामा सीट जीती, वो भी जेडीयू के टिकट पर, जो तब सत्ता में थी। 2010 में फिर से जेडीयू से ही जीते। फिर 2015 में तब समीकरण बदले, नीतीश कुमार का आरजेडी से गठबंधन हुआ, अनंत सिंह के मतभेद हुए। हाँ, मुझे याद है। उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी गए। कमाल है, मतलब पार्टी से ज्यादा मजबूत थी उस वक्त।
और 2020 का चुनाव तो और भी क्या कहें, नाटकीय था। इस बार वो आरजेडी के टिकट पर लड़े। अच्छा, आरजेडी के? हाँ, और मोकामा सीट जेल में रहते हुए जीत ली। जेल से? हाँ, जेल से। ये उनकी जमीनी पकड़ और उनकी जो चुनावी मशीनरी है, उसकी ताकत दिखाता है। और अब 2025 में फिर से जेडीयू के उम्मीदवार? हाँ, अब फिर जेडीयू के साथ। ये जो राजनीतिक निष्ठाओं का लचीलापन है, या कहें कि हवा का रुख भांपकर पाला बदलने की कला, ये उनकी राजनीतिक यात्रा का एक खास पहलू है। और सबसे दिलचस्प ये कि वो हर बार कामयाब रहते हैं। हाँ, अब तक तो यही पैटर्न रहा है। ये वाकई हैरान करने वाला पैटर्न है। निष्ठाएं बदलती हैं, पार्टियां बदलती हैं, लेकिन छोटे सरकार की सीट पक्की रहती है। अच्छा, स्रोतों में उनकी जीवन शैली और समर्थन के आधार पर भी काफी कुछ है। जैसे 2025 के हलफनामे में करीब 38 करोड़ रुपए की संपत्ति। हाँ, लगभग। महंगी गाड़ियां, घोड़े पालना, यहाँ तक कि हाथी भी। हाँ, हाथी रखने के लिए भी जाने जाते हैं। और ये सार्वजनिक भोज, लोगों की मदद करना, क्या ये सब उनकी स्थानीय पकड़ को मजबूत करने के तरीके हैं? शायद इसी वजह से लोग उन्हें आरोपों के बावजूद अपना नेता मानते होंगे। निश्चित रूप से। ये एक क्लासिक मॉडल है स्थानीय बाहुबली या स्ट्रॉन्गमैन वाली राजनीति का। महंगी जीवन शैली, ताकत का प्रदर्शन और साथ ही साथ लोक लुभावन काम, जैसे बड़े भोज करवाना, जरूरतमंदों की मदद करना, ये सब मिलकर एक ऐसी छवि बनाते हैं जो पारंपरिक नेताओं से अलग होती है। अच्छा। ये छवि उनके समर्थकों, खासकर उनके भूमिहार समुदाय जो मोकामा बाढ़ में काफी प्रभावशाली है, उनके बीच वफादारी पक्की करती है। ये सिर्फ जाति का मामला नहीं रहता, ये एक तरह का संरक्षण संबंध बन जाता है। पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप जैसा। हाँ, बिल्कुल। जहां नेता को रक्षक और प्रदाता के रूप में देखा जाता है। और ये समर्थन इतना मजबूत हो सकता है कि वो गंभीर आपराधिक आरोपों के असर को भी कम कर दे। लेकिन इन आरोपों को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। सिक्के का दूसरा पहलू तो बहुत ही गंभीर है। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार उन पर हत्या, अपहरण, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, ऐसे कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनके 2020 के हलफनामे में ही 38 क्रिमिनल केस थे। हाँ, 38 मामले लिस्टेड थे, जिसमें हत्या के 7, हत्या की कोशिश के 11, अपहरण के 4, कुछ स्रोत तो ये संख्या 52 तक बताते हैं। बिल्कुल। ये आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, और इनमें कुछ मामले बहुत हाई प्रोफाइल भी रहे हैं। मिसाल के तौर पर 2019 में उनके पैतृक गांव नदवा में उनके घर पर पुलिस ने छापा मारा था। हाँ, वो याद है मुझे। उस छापे में AK-47 राइफल मिली थी, जिंदा कारतूस, हैंड ग्रेनेड, बहुत बड़ी बरामदगी थी वो। बाप रे, AK-47। हाँ, और इसके बाद उन पर आतंकवादी विरोधी कानून UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, उसके तहत मामला दर्ज हुआ था। UAPA, वो तो बहुत ही सीरियस चार्ज है। हाँ, बहुत सीरियस। ये उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा था उस वक्त। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। हाल ही में अगस्त 2024 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें 2 बड़े आर्म्स एक्ट मामलों में बरी कर दिया। जिन मामलों में UAPA की बात थी? नहीं, ये 2 दूसरे आर्म्स एक्ट के मामले थे, जिनमें निचली अदालतों ने उन्हें सजा दी थी। हाईकोर्ट ने उन फैसलों को पलट दिया। अच्छा। तो इस फैसले ने उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी का रास्ता काफी हद तक साफ कर दिया। अब ये स्थिति अपने आप में न्याय व्यवस्था, सबूतों की जांच और शायद राजनीतिक प्रभाव, इनके आपसी रिश्तों पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। एक तरफ इतने संगीन आरोप, दूसरी तरफ हाईकोर्ट से बरी होना, ये कानूनी प्रक्रिया की जटिलता को भी दिखाता है। तो फिर इसका मतलब क्या समझें? इतना गंभीर आपराधिक इतिहास, UAPA जैसा कानून लगना और फिर भी राजनीतिक ताकत बनी रहना, चुनाव जीतना और अब कोर्ट से राहत भी मिल जाना, ये क्या दिखाता है? क्या ये सिर्फ अनंत सिंह की कहानी है या बिहार की राजनीति का कोई बड़ा सच है? देखिए, ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये बिहार की और शायद भारत के कुछ और हिस्सों की भी क्षेत्रीय राजनीति की उस खास शैली को दिखाता है, जहां स्थानीय बाहुबली, मतलब दबंग नेता, अपनी मसल पावर, जातिगत समीकरणों पर पकड़, पैसे का जोर और चुनावी राजनीति के दांव-पेच, इन सब का एक जटिल कॉकटेल तैयार करते हैं। अपराध के आरोप और चुनावी सफलता का ये जो गठजोड़ है, ये बिहार की राजनीति के विश्लेषण में एक लगातार उभरने वाला विषय रहा है। हाँ, ये बात तो है। अनंत सिंह का मामला इस पैटर्न का एक बहुत साफ उदाहरण है। उनकी क्षमता जेल से भी चुनाव जीतने की, पार्टियों के बीच आसानी से निष्ठा बदलने की, अपने इलाके में एक वफादार वोट बैंक बनाए रखने की और बदलती राजनीतिक हवाओं के साथ खुद को ढाल लेने की,
ये सब उनके राजनीतिक सर्वाइवल स्किल्स को दिखाता है। हम्म। ये एक ऐसी व्यवस्था की तरफ भी इशारा करता है जहां औपचारिक नियम कानूनों के साथ साथ अनौपचारिक ताकत के नियम भी चलते हैं। अनंत सिंह की कहानी वाकई दिखाती है कि कैसे ताकतवर लोग व्यवस्था के साथ चलते हैं या शायद उसे अपने हिसाब से मोड़ते भी हैं। लेकिन अब चलिए स्रोतों में दर्ज 90 के दशक के उस दूसरे मामले पर आते हैं। वो दिखाता है कि जब व्यवस्था कथित तौर पर कमजोर या पक्षपाती नजर आती है तो क्या हो सकता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं चंपा बिस्वास हमला मामले की। ये मामला अक्सर बिहार में उस दौर की कानून व्यवस्था पर बात करते हुए उठाया जाता है, जिसे कई लोग जंगल राज का दौर भी कहते हैं। बिल्कुल। यहाँ व्यवस्था की कथित नाकामियों के लिहाज से मामला बहुत ही संवेदनशील और परेशान करने वाला है। हाँ, ये मामला उस दौर की एक बेहद गंभीर और सच कहूं तो परेशान करने वाली तस्वीर पेश करता है। चंपा बिस्वास बिहार कैडर के 1982 बैच के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे। बीबी बिस्वास उनकी पत्नी थी। अच्छा, आईएएस अफसर की पत्नी। हाँ, और बीबी बिस्वास उस समय राज्य सरकार में सामाजिक सुरक्षा के निदेशक थे। मतलब पीड़ित पक्ष प्रशासन के ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी का परिवार था। और आरोप किस पर थे? आरोप थे मृत्युंजय यादव पर, जिन्हें बबलू यादव भी कहते थे। वो हेमलता यादव के बेटे थे। हेमलता यादव? हाँ, हेमलता यादव उस समय पूर्व विधायक थी और सत्ताधारी पार्टी आरजेडी की एक जानी मानी नेता थी। तो आरोपी पक्ष राजनीतिक रूप से बहुत शक्तिशाली था। ओह, तो एक तरफ सीनियर अफसर का परिवार, दूसरी तरफ सत्ताधारी नेता का बेटा। बिल्कुल, और आरोप बहुत ही गंभीर और झकझोर देने वाले थे। चंपा बिस्वास ने आरोप लगाया कि सितंबर 1995 से लेकर नवंबर 1997 के बीच, मतलब 2 साल से ज्यादा, मृत्युंजय यादव ने उनके साथ बार-बार बलात्कार किया। 2 साल तक? हाँ, इतना ही नहीं, चंपा ने यह भी दावा किया कि सिर्फ उनके साथ ही नहीं, बल्कि उनकी माँ, उनकी भतीजी और घर में काम करने वाली 2 नौकरानियों के साथ भी मारपीट की गई या उन्हें धमकाया गया। हे भगवान! उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस लगातार यौन उत्पीड़न की वजह से उन्हें गर्भपात करवाना पड़ा और बाद में अपनी सुरक्षा के लिए नसबंदी तक करवानी पड़ी। ये आरोप उस समय के माहौल को देखते हुए बहुत सनसनीखेज थे। और जैसा आपने कहा, ये उस दौर में हुआ जिसे अक्सर बिहार में जंगल राज कहा जाता है। एक ऐसा समय जब कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल थे और राजनीतिक संरक्षण में अपराध के आरोप आम थे। बिल्कुल। तो इस मामले में आगे क्या हुआ? न्याय की प्रक्रिया कैसे चली, खासकर जब एक तरफ एक सीनियर आईएएस अफसर का परिवार था और दूसरी तरफ एक पावरफुल नेता का बेटा? न्याय की प्रक्रिया काफी लंबी चली और उसमें कई उतार चढ़ाव आए, जैसा कि स्रोतों में दर्ज है। हुआ यूं कि 7 सितंबर 1995 को चंपा बिस्वास की शिकायत के अनुसार उन्हें किसी झूठे बहाने से पटना के बेली रोड पर हेमलता यादव के सरकारी फ्लैट में बुलाया गया। वहीं पहली घटना हुई उनके आरोप के मुताबिक। अच्छा। और ये कथित हमले नवंबर 1997 तक चलते रहे। 2 साल से ज्यादा? हाँ, फिर अगस्त 1998 में, मतलब घटना के काफी समय बाद, चंपा बिस्वास ने हिम्मत करके बिहार के तत्कालीन राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी। अच्छा। उसमें उन्होंने पूरी आपबीती बताई और न्याय व सुरक्षा की मांग की। इस चिट्ठी से काफी हलचल मची। मची होगी। फिर मामला दर्ज हुआ, जांच चली और फरवरी 2002 में पटना की एक निचली अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया। क्या फैसला आया? अदालत ने हेमलता यादव और उनके बेटे मृत्युंजय यादव दोनों को दोषी पाया। हेमलता यादव को सबूत मिटाने और अपराध में साथ देने का दोषी माना गया। तो सजा हुई? हाँ, निचली अदालत से सजा हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अच्छा। इस सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले की समीक्षा की और उसे पलट दिया। दोनों को बरी कर दिया। क्या? बरी कर दिया? हाँ, तो यहां ये पैटर्न देखिए, पहले निचली अदालत से सजा, लेकिन बाद में हाई कोर्ट से बरी। तो सजा पलट दी गई। निचली अदालत ने दोषी पाया, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। एक आईएएस अफसर की पत्नी के साथ इतने गंभीर अपराध के मामले में ऐसा नतीजा। ये मामला आखिर क्या दिखाता है? उस समय की व्यवस्था, राजनीति और न्याय के बारे में क्या कहता है ये? देखिए, इस मामले का महत्व कई परतों में है और ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सबसे पहले तो ये राजनीतिक प्रभाव और आपराधिकता के कथित गठजोड़ को उजागर करता है। ये सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए हुआ? हाँ, ये सवाल तो उठता ही है। दूसरा, ये पीड़ित सुरक्षा पर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। अगर एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का परिवार भी इतना असुरक्षित महसूस कर सकता है,
और उन्हें न्याय पाने में इतनी दिक्कतें आ सकती हैं, तो आम नागरिक की स्थिति क्या होगी? सही बात है। तीसरा, न्याय मिलने में जो इतनी देरी हुई, निचली अदालत की सजा का ऊपरी अदालत में पलट जाना और मामले के दौरान पीड़ित पक्ष को जो कथित धमकियां मिली, ये सब कहीं ना कहीं न्याय प्रणाली के अंदर मौजूद संभावित कमजोरियों या समस्याओं की ओर इशारा करते हैं। क्या सबूत ठीक से पेश नहीं हुए, जांच में कमी थी या कोई बाहरी दबाव था? ये सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। हाँ। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो चंपा बिस्वास मामला बिहार के हालिया शासन के इतिहास और वहां अपराध राजनीति के गठजोड़ पर होने वाली किसी भी चर्चा में एक केस स्टडी की तरह बन गया है। एक रेफरेंस पॉइंट जैसा। बिल्कुल, ये उस दौर की जटिलताओं का प्रतीक बन गया है। और अभी की स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति ये है कि हाई कोर्ट से बरी करने का फैसला ही अंतिम है, वो कायम है। खबरों के मुताबिक चंपा बिस्वास अब सार्वजनिक जीवन से दूर हैं, लो प्रोफाइल रहती हैं और ये मामला पब्लिक परसेप्शन में कहीं ना कहीं अनसुलझा ही माना जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि इसमें पूरा न्याय नहीं हुआ। ठीक है। तो हमने दो अलग अलग लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से जुड़े हुए मामले देखे। एक तरफ अनंत सिंह है, एक शक्तिशाली राजनीतिक हस्ती जो गंभीर आरोपों के बावजूद न केवल टिका हुआ है बल्कि व्यवस्था में अपनी जगह बनाए हुए है, यहाँ तक कि उसे अपने पक्ष में मोड़ता हुआ भी दिखता है। हाँ। दूसरी तरफ चंपा बिस्वास का मामला है जो 90 के दशक की कथित प्रणालीगत विफलताओं, राजनीतिक रसूख के दुरुपयोग और पीड़ितों की असुरक्षा को बहुत साफ तौर पर दिखाता है। बिल्कुल। इन स्रोतों से मिली इन दोनों कहानियों को आखिर कौन सी कड़ी जोड़ती है? इनमें समान सूत्र क्या हैं? देखिए, इन दोनों ही कहानियों में जो कॉमन धागा है वो है बिहार में शक्ति, राजनीति, जातिगत पहचान, कथित अपराध और न्याय प्रणाली के बीच का वो बेहद जटिल और अक्सर धुंधला सा रिश्ता, जैसा कि इन दो उदाहरणों में हमें देखने को मिलता है। अनंत सिंह का करियर दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत करिश्मा, बाहुबल, समुदाय का समर्थन और राजनीतिक लचीलापन ये सब मिलकर एक ऐसी ताकत बना सकते हैं जो औपचारिक कानूनी प्रक्रियाओं को या तो चुनौती दे सकती है या कम से कम उनसे बच निकलने का रास्ता निकाल सकती है। हाँ, ये सत्ता के एक पहलू को दिखाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत में सत्ता कैसे काम करती है। वहीं दूसरी ओर चंपा बिस्वास मामला दिखाता है कि जब शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से जुड़े हुए लोग आरोपों के घेरे में आते हैं तो न्याय का रास्ता कितना मुश्किल हो सकता है। ये दिखाता है कि व्यवस्था के भीतर भी, यहाँ तक कि अच्छे संपर्कों वाले लोग भी कितने असुरक्षित हो सकते हैं। ये सत्ता के दूसरे पहलू को दिखाता है, उसके दुरुपयोग और उससे पैदा होने वाली भेद्यता को। सही कहा। दोनों ही कहानियां, भले ही उनके पात्र और हालात अलग हों, हमें हाल के दशकों में बिहार की राजनीतिक और सामाजिक गतिशीलता के कुछ बहुत महत्वपूर्ण और कभी-कभी परेशान करने वाले पहलुओं की झलक देती हैं। हाँ। वो दिखाती हैं कि कैसे सत्ता का खेल जमीनी स्तर पर खेला जाता है और कैसे औपचारिक नियमों और अनौपचारिक ताकतों के बीच लगातार एक खींचतान चलती रहती है। तो इन स्रोतों से गुजरते हुए हमने जो मुख्य बातें समझी हैं, उन्हें अगर समेटना हो तो कह सकते हैं, पहला, अनंत सिंह का राजनीतिक करियर जो दशकों से चला रहा है, वो स्थानीय प्रभाव, गहरे जातिगत समीकरण, संसाधनों पर कंट्रोल और कानूनी चुनौतियों से लगातार जूझते हुए भी टिके रहने की क्षमता का एक उदाहरण है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि बिहार की राजनीति में बाहुबली फैक्टर कैसे काम करता है। दूसरा, चंपा बिस्वास मामला जो 90 के दशक के खास संदर्भ में सामने आया, वो कथित सिस्टम की कमियों, राजनीतिक संरक्षण के खतरों और शक्तिशाली लोगों के खिलाफ न्याय पाने में आने वाली असाधारण मुश्किलों का एक मार्मिक और चिंताजनक उदाहरण है। हाँ। ये सब मिलकर बिहार में सत्ता, राजनीति और समाज की एक जटिल, बहुस्तरीय और कभी-कभी विचलित करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल जो इन स्रोतों के विश्लेषण से उभरता है, पर जिसका सीधा जवाब शायद इनमें नहीं है, वो ये है कि बिहार लगातार बदल रहा है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से नई पीढ़ी की सोच बदल रही है। हाँ, ये तो है। ऐसे में क्या राजनीति और सत्ता के समीकरणों में बाहुबल और जातिगत पहचान का वो असर जो हमने इन मामलों में देखा, वो वाकई कम हो रहा है या सिर्फ रूप बदल रहा है? हाँ, या फिर वो सिर्फ अपना रूप बदल रहा है, नए तरीकों से सामने आ रहा है? इन स्रोतों में हमने जो पुराने पैटर्न देखे, क्या वो भविष्य के लिए भी कोई संकेत देते हैं? क्या सत्ता की पुरानी संरचनाएं बस नई शक्लों में ढल रही हैं या वाकई में कोई बुनियादी बदलाव आ रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।